नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। 2 महीने के अज्ञातवास के बाद राहुल गांधी वापस देश लौट आए हैं और अब चर्चा गर्म ये है कि क्या वो अब अध्यक्ष पद का पदभार संभाल लेंगे, कांग्रेस के अध्यक्ष पद का। और हालांकि उनकी जो गैर मौजूदगी है उसमें कई तरह के सुर पार्टी के नेताओं से सुनने को भी मिले, जिसमें सोनिया गांधी के ही इस पद पर बने रहने को लेकर दबाव भी शामिल था। हालांकि इन 2 महीनों में अगर देखा जाए तो काफी अहम राजनीतिक गतिविधियां हुई हैं और राहुल नदारद रहे थे। किस तरह से होगी इस नुकसान की भरपाई? क्या नई जान फूंक पाएंगे राहुल गांधी कार्यकर्ताओं में? अग्रिम रणनीति क्या होगी? बिहार के चुनाव को लेकर सबसे बड़ा इम्तिहान यही सामने आ रहा है। और किस तरह से आगे अपना चुनावी भविष्य देखेंगे राहुल गांधी और राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी? ये सब कुछ आज जानने समझने की कोशिश करेंगे खास मेहमानों के जरिए। मेरे साथ बीजेपी से नेशनल स्पोक्स पर्सन मौजूद हैं संबित पात्रा। स्वागत है संबित आपका। दूसरी खास मेहमान है सुष्मिता देव, जो कि सिलचर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश मेरे साथ मौजूद हैं और एक और खास मेहमान जल्द और जुड़ जाएंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले उर्मिलेश जी, एक न्यूट्रल वॉइस के साथ शुरू करती हूं मैं। राहुल गांधी का आना अखबार की सुर्खियां तो बनी, लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या वाकई पार्टी कार्यकर्ता इतनी बेचैनी के साथ उनका इंतजार कर रहे थे जितना मीडिया? देखिए, मैं समझता हूं कि ये कहना कि कौन ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहा था, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो क्यों गए और जब आए हैं तो क्या उनकी योजना है। ये जो दो पहलू हैं, मुझे लगता है देश को बताना चाहिए। और मीडिया उसमें एक माध्यम हो सकता है। पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सुनेंगे वो बात, जैसे देश की पूरी जनता सुनेगी। सबसे जो मुझे लगता है महत्वपूर्ण बात है कि ऑल ऑफ सडन उनका जाना, वो भी पार्लियामेंट सेशन के समय। अब उसके बाद जब वो आए हैं तो ये देश के सामने साफ होना चाहिए था कि आखिर वो कौन सा कारण था जिसकी वजह से इतना लंबा अज्ञातवास उन्होंने लिया और आगे उनकी क्या योजना है। क्योंकि मैं समझता हूं कि जिस दौर में कांग्रेस पार्टी है, अगर उसको उन्हें जिंदा रखना है, अगर उसको मजबूत करना है, उस पार्टी को जो 44 सीटों पर आ गई है, तो उनको एक बड़े विजन के साथ उतरना पड़ेगा। नहीं उर्मिलेश, देश का माहौल काफी बदला है। ये बातें बहुत अहम है आप जो कह रहे हैं और रणनीति से जुड़ी हुई बातें हैं सारी, लेकिन कई सवाल इसमें ऑपरेशनल स्तर पर भी उठ रहे हैं। एक सवाल ये उठ रहा है कि ऐसा कैसा मुमकिन है इस इंटरनेट की एज में, जहां इतना बड़ा आदमी जो कि कुछ लोग उसके भावी प्रधानमंत्री के तौर पर भी देखते हैं, जाहिर है कांग्रेस पार्टी के लिए तो वो उनके नुमाइंदे हैं ही, कैसे कोई तस्वीर सामने नहीं आई? कैसे ये पता नहीं चला कि राहुल गांधी आखिर 2 महीने कहाँ गए? ये बहुत दिलचस्प है। ये बात सही कह रही हैं कि आज के ज़माने में तो ज़ाहिर है वो कोई ख़ास योजना उनकी रही होगी जो बहुत सफल नज़र आ रही है। क्योंकि मैं कल पढ़ रहा था, बहुत सारे लोगों की बातें, कमेंट्स आ रहे थे सोशल मीडिया पर कि एक ज़माना था जब उस दौर में सोशल मीडिया नहीं एक्टिव था, इंटरनेट का ज़माना नहीं था, लेकिन जब इनके पिता राहुल गांधी कहीं जाते थे लंबी छुट्टी पर तो वो अपनी तस्वीरों को सार्वजनिक किया करते थे। लेकिन राहुल जी ने, हो सकता है उन्होंने सोचा कि बहुत गोपनीय रखा जाए इस पूरी यात्रा को। क्यों गोपनीय रखा जाए, क्यों इतना लंबा अज्ञातवास लिया जाए, जब पूरे देश में एक 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 बेचैनी है। लेकिन इससे पहले गांधी परिवार से ही सोनिया गांधी जब इलाज के लिए गई थी, ये भी कभी किसी को पता नहीं चला कि आखिर उन्हें बीमारी क्या थी, वो कहाँ गई। चलिए उसमें मेडिकल रीजन को फर्क है, समझा जा दोनों सकता में था फर्क है। शायद, लेकिन उसमें भी एक तरह की गोपनीयता जो थी वो भी हैरान कर रही थी लोगों को। हाँ, ये बात सही है, लेकिन मैं समझता हूं कि बीमारी का मसला अरफा बहुत ही निजी और एक नितांत आई मीन ऐसा है जो दुखद भी होता है कई मामलों में, और उस पर ज्यादा छानबीन मीडिया को भी नहीं करनी चाहिए और आम लोगों को भी उसमें बहुत दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए, सिवाय शुभकामना देने के कि वो सब कुछ ठीक हो। लेकिन ये जो मामला है, मैं नहीं मानता कि कोई बड़ा राजनेता इस देश का या पब्लिक फिगर अचानक देश से बाहर चला जाए और वो कुछ भी ना किसी को बताए, लौटने के बाद भी। मैं इसको एक अच्छा, कम से कम राजनीतिक जो कार्य है वो नहीं मानता, एक अच्छी राजनीतिक प्रैक्टिस नहीं मानता। देश को जानने का हक है कि भाई आप जब गए थे, तब जब किसानों की समस्या थी, जब सांप्रदायिकता की समस्या थी, जब बहुत सारे अन्य मुद्दे थे, सरकार जो आई है वो बहुत उसने पॉजिटिव मोबिलाइजेशन अपने पक्ष में किया है जनता का। आप विपक्ष की पार्टी के प्रमुख नेता हैं, आपकी संसद में क्या भूमिका थी, देश को क्या रणनीति आप देना चाहते हैं एक वैकल्पिक राजनीति के लिए। तो ये कुछ बड़े मसले हैं जिस पर मुझे लगता है कि राहुल जी को जरूर बताना चाहिए देश को। सुष्मिता देव, क्या हम ये उम्मीद करें कि कम से कम जाने से पहले ना सही तो आने के बाद कम से कम मीडिया को संबोधित करेंगे राहुल गांधी, बताएंगे अपने अनुपस्थिति की वजह? क्योंकि लगातार पिछले 2 महीने में हमें बार बार ये याद आता रहा कि सत्ता जहर है। अभी राहुल जी आए हैं, बहुत मीडिया में आलोचना इसको लेके हो रही है। मैं यही कहूंगी कि उनका पहला जो कार्यक्रम रहेगा वो आप लोगों को पता है, रामलीला ग्राउंड में रैली है
उसकी तैयारी अभी चल रही है, राहुल जी उसमें इन्वॉल्व हैं। उसके बाद हमारा सेशन शुरू हो जाता है। पार्लियामेंट सेशन शुरू होने के बाद हमारे पार्लियामेंट सेशन की शुरुआत में पार्लियामेंट्री कमेटी की एक सभा होती है और इस सेशन में हमारा क्या रोल रहेगा, किस तरह के स्टेप्स लिए जाएंगे, उसमें वो इन्वॉल्व रहेंगे। फिर आगे का अभी बैठ के सब बताना मेरे लिए संभव नहीं होगा, पर सबसे दो महत्वपूर्ण मुद्दे यही रहेंगे, लैंड एक्विजिशन बिल, और इस सेशन में कई सारे महत्वपूर्ण बिल आने वाले हैं, उनके बारे में हम हमारे पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग में डिसीजन लेंगे कि आगे क्या हमारा लेकिन कार्यक्रम सुष्मिता जी, रहेगा। बार बार सवाल ये उठ रहा है कि क्या जनता के प्रति और कार्यकर्ताओं के प्रति जो जिम्मेदारी है राहुल गांधी की, उनके स्ट्रेचर के किसी भी व्यक्ति की, क्या राहुल गांधी उसे नहीं समझते हैं? देखिए, ना समझने वाली बात कहाँ से आई है? वो 1 महीने या 2 महीने के लिए बाहर थे, वो एआईसीसी प्रेसिडेंट को बता के गए थे, और राहुल जी सिर्फ 2 महीने की राजनीति के लिए तो हमारे पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट नहीं बने हैं। तो अगर राहुल जी के बारे में कोई डिस्कशन करना है कि उनकी कितनी रुचि है या उनका कितना कंट्रीब्यूशन रहा है, तो सिर्फ 2 महीने में उनको तोलना मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा। वो काफी दिनों से राजनीति में है, वो सांसद हैं, उन्होंने लैंड एक्विजिशन बिल या यूपीए की जब सरकार थी, कई मुद्दों पे उन्होंने काम किया है एक राजनीतिवीर के हिसाब से। तो सिर्फ 2 महीने में उनको तोलना मेरे हिसाब से आपको लगता है इंसाफ नहीं है? ये अन्याय है। जी, ठीक है। संबित पात्रा जी, ये बताइए कि बीजेपी किस तरह से देखती है राहुल गांधी की वापसी को? क्या आपको लगता है अब आपको एक बेहतर मजबूत ऑपोजिशन का सामना करना पड़ेगा? देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है कि लोकतंत्र में बेहतर और मजबूत ऑपोजिशन होगा तो ये लोकतंत्र के लिए ही स्वस्थ है और अच्छा है। मगर मैं एक बहुत छोटे से 2 लाइन्स, एक गीत मुझे याद आ गया आवारा पिक्चर का, बहुत गंभीर है मगर मसला, इसलिए मैं बोलूंगा। घर आया मेरा परदेसी, प्यास बुझे मेरे अखियन की। आपको याद होगा, बहुत गुनगुनाया जाता था ये गाना। ये अखियन की कहानी नहीं है कि परदेसी घर आ गया और आंखों की जो एक तड़प थी कि हम उसे देख लें और उससे हमारी प्यास बुझ जाए, ये ऐसा नहीं है। वो जमाना चला गया जब केवल आंखों के लिए नेता या राजा होते थे। अब ये दिल की प्यास है, ये लोगों के काम की प्यास है कि आप आखिरकार हमारे लिए काम करेंगे या सिर्फ ये हमें नजारा दिखा के नदारत हो जाएंगे। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, राहुल जी को क्या बनना है, उनकी पार्टी उन्हें क्या बनाती है, ये बिल्कुल दे आर एंटाइटल्ड टू हैव देयर ओन व्यूज, इसमें हम लोगों को इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मगर एक तटस्थ व्यक्ति होने के नाते, एक तटस्थ पार्टी होने के नाते हम राय जरूर रख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो फिलोसॉफिकली कहा जाता है कि दुनिया में छोड़ना आना चाहिए। अब देखिए, राहुल जी राजनीति में रहना चाहते हैं या उसे छोड़ना चाहते हैं, मुझे लगता है इस पर डिस्कशन की भी आवश्यकता नहीं है। हिज लाइफ इज स्पीकिंग, हिज लाइफ इज अ मैसेज कि शायद वो राजनीति को अपना नहीं पा रहे हैं और कहीं ना कहीं छोड़ना चाहते हैं। क्या कांग्रेस उन्हें पकड़ के रखे या छोड़ दे, ये कांग्रेस का विषय है। मगर जनता इस पशुपेश में क्यों पड़े? जनता और खास करके उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां से वे चुन के आए हैं, वो उस पशुपेश में क्यों पड़े कि जिनको उन्होंने चुना है वो राजनीति में शायद रहना नहीं चाहते हैं। सुष्मिता जी सही कह रही थी कि चलो 2 महीने के लिए तो राहुल जी को नहीं चुना गया था, मगर हो सकता है वो स्ट्रेसफुल थे और वो उन्होंने स्ट्रेस बस्टर के रूप में 2 महीने को इस्तेमाल किया। यहां मैं एक सेकंड में लास्ट लाइन कह दूं, पॉलिटिक्स के लाइफ में बहुत स्ट्रेस होता है, आपके लाइफ में भी स्ट्रेस होता है, मगर पॉलिटिशियंस हैव नो लिबर्टी। आपको उसी में, आप लीडर तभी हैं जब स्ट्रेस सहते हुए आपको अपने आप को ठीक भी करना है और लोगों को भी उसी दौरान ठीक करना है। आप गायब होकर ठीक नहीं कर सकते। लेकिन क्या आप ये मानते हैं वाकई कि एक नेता के तौर पर, आप भी एक नेता हैं, क्या ये एक नेता का हक है कि वो पब्लिक लाइफ से 2 महीने के लिए गायब हो जाए? क्या एक इंसान के तौर पर वो इतनी बड़ी छुट्टी नहीं ले सकता? देखिए अरफा जी, मेरे को वो डायलॉग याद आया जो अमिताभ बच्चन ने कभी एक गांधी फैमिली के लिए कहा था कि वो तो राजा है, मैं रंक हूँ, और आपने हम लोगों को नेता कहा, हम तो रंक हैं। बहुत छोटी चीज़ है, वो बहुत बड़ी चीज़ है, और हम भी सही मायने में 2 दिन छुट्टी नहीं ले पाते हैं। आप देख रहे हैं जो भागदौड़ चल रहा है राजनीतिक जीवन में, हर सेकेंड में यहाँ खबर बदल जाती है, यहाँ सुर्खियां बदल जाती है, और सही मायने में आप अपने आप से पूछ के देखें, आप अगर एक दिन पूरी तरह से छुट्टी ले जाएंगे तो आपको लगेगा कहीं ना कहीं आप पीछे रह गई हैं। तो कोई यहां, नो वन कैन अफोर्ड टू मिस एनीथिंग फॉर अ सिंगल सेकेंड। अब खुदा ना खास्ता कोई बीमार पड़ जाए तो ये अलग बात है, मैं तो प्रार्थना करूंगा कोई भी दुनिया में बीमार ना पड़े, मगर उसके बावजूद 2 महीने तक अगर राजा छुट्टी पे, हम तो रंक है, रंक भी छुट्टी पे नहीं जा सकता है, राजा छुट्टी पे चला जाए तो आप बताइए उस प्रजा का क्या होगा जो उस राजा पे डिपेंडेंट है, अर्थात कांग्रेस। आप क्यों जबरदस्ती कर रही है आपकी पार्टी राहुल गांधी के साथ? वो कह चुके हैं सत्ता जहर है, कई बार
बार बता चुके हैं कि वो रिलक्टेंट पॉलिटिशियन हैं। कई बार इस तरह की भावनाएं हमें उनकी पता चल चुकी हैं कि राजनीति में शायद उनकी जगह नहीं है। उस सब के बावजूद कांग्रेस पार्टी लगातार क्यों खींच रही है? देखिए, आप लोगों के बीच में जो बार बार ये डिबेट में लोग कहते हैं कि राहुल जी को रुचि है कि नहीं, उनको राजनीति में रहना है कि नहीं, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। मुझे नहीं लगता कि ये कभी राहुल जी ने कहीं कहा है या एआईसीसी के किसी सदस्य ने कहा है। हम शुरू से, राहुल जी जब से राजनीति में आए हैं अपनी इच्छा से आए हैं और वो अपनी इच्छा से ही रहेंगे। और मेरा ये पूरा विश्वास है, ये एक प्रोपेगेंडा है कि राहुल जी को इच्छा नहीं है, राहुल जी को रुचि नहीं है। और संबित पात्रा जी ये लगातार 3 दिन से बोल रहे हैं, पर सच को, झूठ को जब आप बार बार ही बोलते हैं तब सच लगने लगता है। ये बीजेपी की शुरू से स्ट्रेटेजी थी। लेकिन इस प्रोपेगेंडा को हवा देने का काम भी तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने किया। किस तरह? 2 महीने तक गायब हो जाना, दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। 2 महीने तक वो गायब नहीं थे। अभी भी देश के मुख्यमंत्री अभी भी 2 हफ्ते की छुट्टी पे गए थे, तो प्रेस विज्ञप्ति देकर गए थे कि ये पूरी जानकारी के साथ कि 2 हफ्ते के लिए कहाँ जा रहे हैं। देखिए, उन्होंने वो कहाँ गए वो बता के नहीं गए, ये दूसरा सवाल है। पर ये कहना कि वो छुट्टी मनाने चले गए, ये पूरी गलत बात है। ऑफिशियली पार्टी का हमेशा यही स्टैंड रहा है। 2014 के बाद जब कांग्रेस पार्टी 44 पे आई, ऑब्वियसली ये हमारे लिए एक चुनौती थी। 2014 के चुनाव के बाद राहुल जी ने एक प्रतिक्रिया शुरू करी, जो हम बार बार कह रहे हैं। वो सीनियर लीडर्स से मिले, युवा जनप्रतिनिधि से मिले, यूथ कांग्रेस से मिले, कैडर से मिले, और बाकायदा जो सबके सुझाव थे उनको उन्होंने सुना। उन्होंने जाने से पहले एआईसीसी प्रेसिडेंट को ये लिख के गए हैं कि मैं इतने हफ्तों के लिए दिल्ली से बाहर जा रहा हूँ। और ये भी कहा गया फॉर इंट्रोस्पेक्शन। वेंकैया नायडू जी ने इसको लेके सदन में भी कहा कि आत्मचिंतन सबको करनी चाहिए। तो बार बार आप लोग इसको छुट्टी कह रहे हैं, एज इफ वो घूमने निकल गए कहीं। वो घूमने नहीं निकल गए। ये भी कहा जा रहा है कि क्यों नहीं कहा जा रहा कि वो किस जगह पे है। तो इसका जवाब तो जेटली जी ने दिया उस दिन कि वो देश के प्रधानमंत्री थोड़ी हैं कि हम उनको ढूंढने निकल जाएंगे। So he has the right to go। बिल्कुल। संबित पात्रा, इसके अलावा पीएमओ को इस बात की जानकारी जरूर थी कि राहुल गांधी कहाँ है। देखिए, मैं थोड़ा फिलोसॉफिकल, बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बात करें तो फिलोसॉफिकली भी बात करें। इंट्रोस्पेक्शन करने का अधिकार सबको है और सब करते भी हैं, मगर जब आप जनक हो, अर्थात आप राजा हो, तो जनक जैसा ही होना चाहिए, अर्थात संसार में रहकर ही सन्यासी होना चाहिए। इंट्रोस्पेक्शन वही करना चाहिए जिसके लिए आप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, अर्थात कार्यकर्ताओं के बीच में। आप उनके बीच रहते, वहीं सोचते, वहीं से समाधान निकल के भी आता। छुप के इंट्रोस्पेक्शन नहीं होता है, छुप के हमेशा भागा जाता है। और जहां तक प्रधानमंत्री को मालूम, देखिए देश को तो जरूर मालूम होना चाहिए, इंटेलिजेंस एसपीजी प्रोटेक्टी, कोई साधारण व्यक्ति उन्होंने मना नहीं कर दिया था कि मुझे एसपीजी नहीं चाहिए, और ये खास वजह थी कि पीएमओ को इस बात की जहां तक मैं नहीं जानता इसका डिटेल्स क्या है, मगर एक साधारण ज्ञान जो कॉमन सेंस होता है उसके अंतर्गत वो एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं देश के। उनको इस तरह बिना प्रोटेक्शन के तो स्वाभाविक रूप से छोड़ा नहीं गया होगा, और पता नहीं होगा ऐसा भी मुझे लगता है उचित नहीं है। जरूर प्रोटेक्शन में होंगे, क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। उनके ऊपर किसी प्रकार का हानि होना ये पार्टी का विषय नहीं है, ये देश के ऊपर आ जाता है। सभी पात्र आती हूँ मैं, हिलाल अहमद सीएसडीएस से हमारे साथ जुड़ गए। हिलाल अहमद, ये बताइए कि फिलहाल देश की राजनीति में किस तरह के बड़े बदलाव की आप उम्मीद कर रहे हैं राहुल गांधी की वापसी के साथ? देखिए, वापसी और जाना, काफ़ी बातें संबित ने कह दी हैं, और मुझे लगता है कि वो मायनाखेज बातें हैं, उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये आप ठीक कह रही हैं कि ये छुट्टी जो है, ये दरअसल जिस तरह से इस पर राजनीति हुई है, जिस तरह से छुट्टी को छुट्टी दिखाया गया है, वो महत्वपूर्ण है। लेकिन ज़्यादा बड़ा सवाल जो है वो 2 इशारे कर रहा है। पहला सवाल तो ये है कि क्या वाकई कोई वैकल्पिक राजनीति नाम की चीज़ राहुल गांधी के आने या ना आने से होने वाली है, या ये फिर एक किस्म का जिसे कहते हैं सब्सटेंसलेस पॉलिटिक्स, कि आपके पास सब्सटेंस तो कुछ है नहीं, तो ठीक है आप जो है ठीक है आप छुप जाइए, आप चले जाइए, आप छुट्टी ले लीजिए वगैरह वगैरह। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। गोविंदाचार्य ने भी सबैटिकल लिया था, हम सबको मालूम है, बीजेपी में। तो ऐसा कुछ नहीं है, लोग जाते आते रहते हैं। लेकिन ज़्यादा बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक कांग्रेस जो है, और आज की कांग्रेस कब तक राहुल गांधी सोनिया गांधी परिवार से संबद्ध रहेगी? क्यों वो मुद्दों पर बात नहीं करते हैं? क्यों जो भी फैंसी पोस्टर आते हैं उसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी को, बिल्कुल जनक की बात से मैं सहमत हूं संबित की,
कि उनको जनक के तौर पर ही क्यों दिखाया जाता है। आखिर क्यों इस तरह का मंथन चिंतन नहीं हो रहा है? जब तक मंथन चिंतन नहीं होगा, जब तक आप कोई अगर वाकई वो मिल रहे हैं कार्यकर्ताओं से, अगर वाकई आत्मचिंतन की प्रक्रिया चल रही है, तो कोई नया विचार आना चाहिए था। तो वो नया विचार तो अब चुनाव 2014 के हुए भी 1 साल से ज्यादा होने वाला है, अभी तक कोई नया विचार तो हमको देखने को मिला नहीं है। और ये बात आपकी सही है कि अगर कांग्रेस पार्टी को भी हम देखें तो एक ही नारे पे बार बार चुनाव तो इंदिरा गांधी तक के लिए संभव नहीं हो पाया था, हालांकि कितनी टाइटैनिक उनकी शख्सियत होने के बावजूद भी। उर्मिला जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि देश जो है अब इस बात के लिए तैयार नहीं है? शायद आजादी के दिनों के बाद बहुत आगे हम निकल आए हैं, जरूर संबित बार बार उस राजा कह रहे हैं या कई बार उनको शहजादे भी कहा जा चुका है मजाक में, लेकिन इस सब के बावजूद भी आपको लगता है कि वाकई इतना होना काफी नहीं है, किसी का बेटा पोता ये होना काफी नहीं है? देखिए, सियासत जो हमारे देश की है उसका मिजाज बहुत तेजी से बदला है और वो कई चरण हैं, कई पड़ाव हैं बदलाव के। हमने 67 में देखा, हमने 77 में देखा, 89 में देखा और 89 के फौरन बाद 91 के बाद जब रिफॉर्म्स लागू हुए देश में उसके बाद। लेकिन अगर पूरी राजनीति का आज मिजाज देखिए, अब वो दौर नहीं रहा जब कोई एक परिवार, एक कोई करिश्माई चेहरा, एक कोई लटका झटका, एक कोई खास मुहावरा, इससे राजनीति अब नहीं हो सकती। कम से कम ये बिल्कुल साफ है, मतलब रियल पॉलिटिक्स करनी होगी। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि ठोस मुद्दों को उठाना होगा। मुझे राहुल गांधी के बारे में जितना मैं सुना और जितना उनके जो सलाहकार हैं, पार्टी के जो बड़े नेता हैं जो उनके बारे में बताते हैं, उससे मुझे लगता है कि वो कुछ करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं पार्टी में। क्या करना चाहते हैं ये मुझे लगता है देश के सामने अभी नहीं आया। क्या आप इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि जिस तरह की बदलाव पार्टी में, पार्टी के स्ट्रक्चर में लाना चाहते हैं, जिसको सोनिया गांधी की पुरानी टीम कहीं ना कहीं रेजिस्ट कर रही है, क्या आप उस तरफ कहना चाहते हैं? मैं ये जो थ्योरी चल रही है मीडिया में बहुत दिनों से, मैं इससे सहमत बुनियादी तौर पे नहीं। उसकी वजह यह है कि राहुल गांधी ने हाल के दिनों में जिन लोगों को पार्टी प्रेसिडेंट बनाया कई स्टेट्स में, वो भी उसी तरह के लोग हैं जिस तरह के लोग कांग्रेस में पहले से रहते आए हैं। उनमें कुछ एक थोड़े बहुत रद्दोबदल हो सकती है, थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है, लेकिन जो वो इलेक्शन की बात करते हैं कि हम पार्टी में इलेक्शन करना चाहते हैं, क्या इलेक्शन कांग्रेस पार्टी में आज की तारीख में संभव है डेमोक्रेटिकली? दूसरी बात कि देखिए, पार्टी में कुंडली मारकर जो बैठे लोग हैं और जो आमतौर पे कांग्रेस का स्ट्रक्चर अगर देखिए तो ये पार्टी कहती है कि हम व्यापक जनता को मोबिलाइज करना चाहते हैं, लेकिन दलित कितने हैं पार्टी में, पिछड़े कितने हैं पार्टी में, खासकर बड़ी कमेटियों में, आदिवासी कितने हैं, अल्पसंख्यक कितने हैं? आप वही पुरानी कुंडली मारकर जो बैठे हैं, सवर्ण, जातिबंदी, गोलबंदी, इस तरह का जो खेल है पूरा का पूरा वर्किंग कमेटी तो में। नया क्या करना चाहते हैं? तो मैं वही कह रहा हूं कि जब तक वो इसको तोड़ते नहीं, जब तक वो पार्टी में जो अभिजन वर्चस्व है उसको नहीं तोड़ते, क्योंकि एक बात तो साफ है कि राहुल गांधी आज की जो सरकार है उसका जो नेतृत्व है और इनकी पार्टी, संबित जी की पार्टी, जो एक समय हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान की बात करती थी, वो कारपोरेट के बहुत नजदीक गई है। उसके मुकाबले राहुल गांधी कारपोरेट के उतने दबाव में नहीं है। कहीं ना कहीं कारपोरेट से उनका एक डिस्टेंस दिखाई देती है। वो चाहते हैं कि शायद हम प्रो पीपल पॉलिटिक्स करें, लेकिन प्रो पीपल पॉलिटिक्स करने के लिए राहुल गांधी को अपने घराने में नेहरू की जो पॉलिसीज और नेहरू का जो सोच था, नेहरू की सोच में भी बहुत चेंजेज आए हैं, क्योंकि नेहरू के जमाने में जाति की बात नेहरू नहीं करना चाहते थे। तो क्या नुकसान आप कह रहे हैं की बात नहीं करना चाहते थे? नजदीक न जाने से नुकसान हुआ राहुल गांधी को? जाहिर है उनको एक लेवल पर नुकसान हुआ, लेकिन उसको वो काउंटर कर सकते हैं, उसको काउंटर कर सकते थे कि अगर जनता को मोबिलाइज करते। लेकिन ये ब्लूप्रिंट उनके पास नहीं है कि इस देश के व्यापक दलित समुदाय, इस देश के व्यापक पिछड़े समुदाय, दक्षिण में कांग्रेस का जो बेस रहा है वो बुनियादी तौर पे अगर देखा जाए तो वो दलितों पिछड़ों में ज्यादा रहा है, लेकिन उत्तर में ठीक उलट है। अगर वो चाहते हैं दलितों पिछड़ों का और तमाम अल्पसंख्यकों का समर्थन, लेकिन लीडरशिप हमेशा कांग्रेस की अपर कास्ट रही है आमतौर पे। तो इसको राहुल गांधी अगर ब्रेक करना चाहते हैं तो उनके पास कोई ब्लूप्रिंट होना चाहिए, देश की जनता को ये समझ में आना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि अभी तक वो इसमें कहीं भी सफल होते नजर आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि एक मेजोरिटी गवर्नमेंट होने के बावजूद भी बहुत बड़ी एक ऐसी सियासी खला बाकी है जिस पर राहुल गांधी आके कब्जा कर सकते हैं और लोगों को मोबिलाइज कर सकते हैं। देखिए, मैं बिल्कुल यही कहना चाहता हूं कि आज हालत यह है कि वामपंथी हाशिए पर है, मध्यमार्गी दल हैं जो खासकर जो मंडलवादी, जिसको आप कह लीजिए
सामाजिक न्यायवादी कह लीजिए, सोशलिस्ट कह लीजिए, वो भी धड़ेबंदी इतनी रही है। अब वो एक परिवार हो रहा है, लेकिन पता नहीं उसका भविष्य क्या होगा। उसमें विचार से ज्यादा उनकी निजी महत्वाकांक्षाएं हैं, परिवार है। आज के दौर में राहुल गांधी के पास बहुत बड़ा स्पेस है। अगर वो वाकई करना चाहते हैं तो कांग्रेस के पूरे सोच को री इन्वेंट करना पड़ेगा, नई कांग्रेस खड़ी करनी पड़ेगी, और वो राहुल गांधी अगर करते हैं तो ये वापस आ गए हैं। नई कांग्रेस बनेगी या नहीं, ये देखना बाकी है, सब ये देखना होगा। देखिए, मैंने जो भी मैं उर्मिलेश जी को सुना, एक बात तो स्पष्ट है और हमेशा अनादिकाल से ही स्पष्ट रहा है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में अगर आगे जाना चाहता है तो उसमें कंसिस्टेंसी होना चाहिए, उसमें एक विषय को लेकर लास्ट तक, कंक्लूसिव एंड तक काम करने की क्षमता होनी चाहिए, चाहे वो ऊपर जाए चाहे नीचे आए। मगर जो हम अभी देख रहे हैं राहुल गांधी के व्यक्तित्व में, वो एपिसोडिक समरसॉल्ट्स है। वो एपिसोड्स में प्रकट होते हैं, एपिसोड में कुछ काम करते हैं और फिर उसी तरह गायब हो जाते हैं। चाहे वो कागज फाड़ने वाली प्रक्रिया रही हो, चाहे वो नॉनसेंस वाला कमेंट रहा हो जो पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध हुआ था, और ठीक उसी प्रकार हर चीज में हम देखते हैं कि वो एक कहते हैं, आपको ध्यान होगा जब दिल्ली में हार हुई थी पहली चुनाव में, 28 सीट लेके आम आदमी पार्टी आई थी, तो एक ऐतिहासिक कमेंट कर दिया था राहुल गांधी जी ने कि हम आम आदमी पार्टी से सीखेंगे, एंड यू कैन नेवर इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ चेंज कांग्रेस विल हैव वेरी सून। कहां गया? अगर हम वो शब्द भी था, यू कैन नॉट इमेजिन, आप सोच भी नहीं सकते हैं ऐसा बदलाव कांग्रेस में आ जाएगा। लेकिन इसके अलावा संबित, आप इस बात से तो सहमत होंगे कि उनकी जो एक भले आदमी वाली इमेज है कहीं ना कहीं जनता में, जो भ्रष्ट नहीं हुआ है, या जिस तरह से उर्मिलेश जी ने कहा कि अभी भी कॉर्पोरेट से कहीं ना कहीं उनकी दूरी बना के रखना, या उस तरह की पॉलिसीज को ना पाना, इसी में आ रहा क्या था, आप मानते मैं हैं? इसी का उत्तर देने वाला था, आपने रोका, मैं उसका उत्तर दे दूं। कंसिस्टेंसी किसी भी चीज में नहीं है, एपिसोडिक समरसॉल्ट है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण जयंती नटराजन जी का एपिसोड रहा, जिसमें उन्होंने पब्लिक पोस्चरिंग तो की कि हाँ आप ट्राइबल्स को प्रोटेक्ट करिए, आप वन को मत काटिए, मगर जो रियल पोस्चरिंग था इंडस्ट्रियलिस्ट के सामने जाकर ये कहना सीआईआई के भाषण में कि देखिए मैं तो चाहता हूं कि इंडस्ट्री बने, मैं तो चाहता हूं क्लियरेंस मिले, मगर एक ऐसी मंत्री यहां बैठी हुई है जो ट्राइबल सपोर्ट कर रही है और ये आपको क्लियरेंस नहीं दे रही है, इसलिए मैं इनको निकाल देता हूं, और निकाल दी गई। तो स्वाभाविक रूप से कंसिस्टेंस, चाहे आप इस तरफ खड़े हो या उस तरफ खड़े हो, कंसिस्टेंटली खड़े हो। पॉलिटिशियन का दायित्व होता है वो कंसिस्टेंटली मिडिल ग्राउंड पे खड़ा हो, इधर का भी सुने और उधर का भी सुने। अगर इफ ही स्टैंड्स नोवेयर, ग्राउंड ही नहीं है, तो वो राहुल गांधी कहलाएंगे। सुष्मिता देव, क्या आप किसानों की रैली जब करेंगे, राहुल गांधी उसका नेतृत्व करेंगे, कल भी वो किसानों से मिलने वाले हैं, किस तरह के बड़े बदलाव की उम्मीद अब कांग्रेस पार्टी कर रही है? ऐसा लग रहा था हाइबरनेशन में पिछले 2 महीने से पार्टी चल रही है, क्या वाकई अब फिर से ताजा हो गई है, फिर से जिंदा हो गई है? उर्मिलेश जी कह रहे हैं कि नई कांग्रेस पार्टी बनानी होगी। देखिए, अजीब बात है, और खास बात यह है, विडंबना यह है कि एक पार्टी जो अपने पुराने होने पर नाज करती है, उसको नया होना होगा। देखिए, पहले आप लोगों ने कहा कि सोनिया जी के नेतृत्व में जो ऑपोजिशन के जितने भी पार्टीज थे वो राष्ट्रपति के घर तक गए, ये भूमि अधिग्रहण बिल के विरोध में, और आप लोग ही खुद कह रहे हैं कि 2 महीने से पार्टी हाइबरनेशन में है। तो देखिए, कंसिस्टेंसी की बात संबित पात्रा जी बार बार ही कह रहे हैं, तो आप लोगों भी अपने चिंताधारा, अपने डिबेट में थोड़ा कंसिस्टेंट होइए। इट इज वेरी सिंपल। ये तो तय है कि लोकसभा के चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, हम कभी इसको डिनाई नहीं करते। अब सवाल ये उठता है कि हम राहुल जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में चाहते हैं कि कांग्रेस में ऐसा परिवर्तन हो जिसको लेकर हम आगे कि जो चुनाव आ रहे हैं, कई राज्यों में चुनाव आ रहे हैं, कि हमारी कोशिश है कि अंडर द लीडरशिप, उनके नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे। आप लोग बार बार ही कह रहे हैं दी इनकंसिस्टेंट है, ये है। एक बात मैं बताती हूं कि अगर वो जब दलित के घर जाते हैं, आप लोग बोलते हैं पॉवर्टी टूरिज्म, जब वो ट्रेन में चढ़ते हैं आप उनको पत्थर मार देते हैं। एक बारी जब वो देहरादून ना कहा गए थे। सो द क्वेश्चन इज, ये है आलोचना करने के लिए आलोचना, क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म। अब कांग्रेस में वो कैसे परिवर्तन लाएंगे, वो निर्णय वो लेंगे। उन्होंने पिछले 6-7 महीने में मैं भी उस ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में गई थी, बहुत लोगों की उन्होंने सुनवाई ली, क्योंकि कई लोग कहते हैं, ये जनाब कह रहे हैं कि कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, जबकि यूथ कांग्रेस में चुनाव हुए हैं, यूथ कांग्रेस में चुनाव हुए हैं। मेरे पास बचे उर्मिलेश जी कुछ कह रहे हैं। सवाल आपसे जानना चाहता हूं, बहुत अच्छी बातें आप कह रही हैं, लेकिन एक दलित के घर में एक शाम बिताना, खाना खा लेना थाली में उसकी, ये एक पहलू है जो आपने चित्र दिखाया। लेकिन अभी हाल के दिनों में बड़ा चैलेंज था
कि बिहार के 2-3 प्रकरण ऐसे आए जहां शंकर बिगहा में, लक्ष्मणपुर बाथे में अनेक दलितों की हत्या के मुकदमे में हाई कोर्ट और दूसरी कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थी उसने सारे जो दोषी थे, जो वाकई दोषी थे, उनको रिहा कर दिया, उनको बाइज्जत रिहा कर दिया। क्या कांग्रेस का स्टैंड रहा बिहार पर जहां आप चुनाव लड़ने जा रही हैं? दूसरा, हाशिमपुरा में जो कुछ हुआ उसका फैसला उससे एक बड़े समुदाय में, अल्पसंख्यकों के और आम लोगों में भी क्या कांग्रेस ने क्या ऐसा किया? कोई पदयात्रा ही कर दी होती दिल्ली से हाशिमपुरा? मैं जानना चाहता हूं कि राजनीतिक हस्तक्षेप का मतलब टोकनिज्म नहीं है। जल्दी से नहीं, माफ कीजिए, आप एक स्पेसिफिक मुद्दे को पकड़ के बैठे हैं। यहाँ पे डिबेट ये हो रहा है कि तो फिर राजनीति की दिशा कैसे तय होगी? डिबेट ये हो रहा है राहुल जी के नेतृत्व को लेकर ये डिबेट हो रहा है। मैं यही कह रही हूँ, जो वो करते हैं वो आपको पसंद नहीं है, जो वो नहीं करते आप तुरंत उसको सामने ले आते हैं। आप ये भी तो देखिए ना, जो इतने किसान यहाँ भुगत रहे और नरेंद्र मोदी जी देश विदेश घूम रहे, उसको लेके तो आप लोग कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे हैं। खराबी का जवाब दूसरी खराबी नहीं हो सकता है। देखिए, जब भी आप राहुल गांधी पे बड़े सॉफ्ट टारगेट, इसको आप लाइटली लीजिए, जब भी हम राहुल गांधी के विषय में डिस्कशन करते हैं एक अनायास ही मुस्कुराहट सबके चेहरे पे आ जाता है। आप अगर शो को रिवाइंड करके देखेंगे, पहला प्रश्न आपने उर्मिलेश जी से पूछा, वो हंस के आरंभ किए। तो हम ये एक सुनो सुनाओ वही कहानी नहीं, इनके पास कोई नई कहानी, तो उसी कहानी को हम रिपीट कर रहे हैं। हम लोग सब जानते हैं कहानी क्या है। बहुत आखिरी बात आपसे पूछना चाहती हूँ, समय एकदम समाप्त हो रहा है, कि अब बिहार चुनाव में किस तरह की उम्मीद जो है आपको नजर आ रही है? जनता परिवार जो पहले कांग्रेस पार्टी के खिलाफ खड़ा हुआ था, अभी फिलहाल बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो गया है। अब कांग्रेस में राहुल गांधी वापस आ गए हैं। राहुल गांधी की उपस्थिति से आखिर क्या बदलता है कांग्रेस पार्टी में? बिहार के चुनाव में क्या बदलेगा? जितना बिहार को मैं जानता हूं और जितना अभी तक मुझे जितनी सूचना है उसके हिसाब से तो मुझे बहुत कुछ बदलाव की उम्मीद कतई नहीं लगती है। बिहार का चुनाव सभी के लिए एक कड़ी परीक्षा होगी और उसमें ज़्यादा बड़ी परीक्षा जो है वो जनता परिवार की है, क्योंकि ये परिवार जिस तरह से एकजुट हो रहा है, लोग अब इतने मूर्ख नहीं हैं कि वो उनके बिखराव और जुड़ाव का साथ दे सकें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल अहमद आपका। तो अब जाहिर है नई कांग्रेस पार्टी पुराने राहुल गांधी को बनानी होगी, उन पर दबाव है और काफी लोग जो हैं, कम से कम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, उनमें एक नई ऊर्जा उनके आने से वापस तो आई है। देखना ये होगा कि किस तरह से वो आगे बढ़ते हैं, अपनी रणनीति किस तरह से बनाते हैं। और बीजेपी के लिए भी अच्छी बात है ये कि फिलहाल एक मजबूत विपक्ष देखने को मिल सकता है अगर राहुल गांधी वापस फॉर्म में उसी तरह से आते हैं जैसे उनसे उम्मीद की जाती है। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।